पिछले क्लास में हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़े थे और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना। देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो चीज हो गया जो कि हम लोग मार्केट से जाके डायरेक्ट जाते हैं और खरीद के लेते आते हैं, वो हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। समझ में आ गया ना। तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, वही सरकार वो टैक्स उस पर लगाती है। इंटरमीडिएट गुड्स पे टैक्स नहीं लगाती है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि अंदर में कितना बार उसमें इंटरमीडिएट प्राइस जुड़ेगा, कितना बार उसमें चीज़ों को मिलाया जाएगा, कितने बार घटाया जाएगा, है ना। उसको उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं रहता है। तो जो फैक्ट्री में फाइनल गुड्स तैयार होता है ना, उसी पे वो अपना डायरेक्ट टैक्स लगा देती है और उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ का प्राइस भी फिक्स कर दिया जाता है कि अच्छा चलो एक बिस्किट है तो इसका मार्केट में 5 रुपये पे ये बिकेगा मैक्सिमम। जैसे एमआरपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब क्या हुआ, चलो मान लो कि एक बिस्किट का पैकेट है जिसका एमआरपी 5 रुपया है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये में बिक सकता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये हो गया कि ये बिस्किट का प्राइस 5 रुपये निर्धारित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है ना। तो ये बिस्किट मार्केट में 5 रुपया तक ही बिक सकता है। यदि 6 रुपया गया तो आप जाके उस पर केस कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। समझ में आ रहा है ना, कंज्यूमर राइट है हमारा ये। देखो कंज्यूमर जो होते हैं ना, हम लोग जैसे कुछ सामान खरीदते हैं तो हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं। यदि सामान गलत बेच रहा है तो हम लोग जाकर उसका शिकायत कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये 5 रुपये का बिस्किट ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये तक ही बेच सकता है। उसके नीचे बेच दे तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं बेच सकता। यही हमारा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब जो आपको 5 रुपये का बिस्किट मिल रहा है, तो मान लो कि फैक्ट्री में इसको बना के मैदा उदा पीस के फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लेबर कॉस्ट सब कुछ जोड़ के इसको मान लो 4 रुपया पड़ा, 4 रुपये एक बिस्किट पे पड़ा मान लो, है ना। जैसे मान लो हो सकता है कि ये 2 रुपये में किसान से खरीदा होगा, 1 रुपया इसको फिर अपना ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में लाने में लगा होगा, 1 रुपया फिर इसका लेबर लगा होगा, फिर से बिजली लगा होगा, मशीन लगा होगा, है ना। इन सबको मिला के मान लो 4 रुपये में ये बिस्किट पूरी तरीके से तैयार हो गया, ठीक ना। तो 4 रुपये में बिस्किट तैयार हो गया और मान लो 4 रुपया 50 पैसा में, 4 रुपया 50 पैसा ये जो है ना वो अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर दिया। जैसे देखो 4 रुपये में वो बनाया है तो उसको कुछ प्रॉफिट तो चाहिए ना। कोई इतना बेकार आदमी तो है नहीं कि उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई काम कर रहा है तो प्रॉफिट तो चाहिए उसको। तो मान लो 4 रुपये में उसका बिस्किट तैयार हो गया, 50 पैसा जो है वो अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स, ठीक ना। अब क्या करेगी सरकार, इस पर टैक्स लगाएगी, इस पे टैक्स लगाएगी। मान लो एक बिस्किट का दाम था 4.5 रुपया, वो अपना प्रॉफिट जोड़ के लगा तो कितना हो गया, 4.5 रुपया हो गया। तो अब सरकार क्या करेगी, 50 पैसा इसमें और इंक्लूड कर देगी एज अ टैक्स, ठीक है ना। तो अब जो बिस्किट का प्राइस हो गया वो हो गया हमारा कितना, 5 रुपया हो गया। तो ये जो 5 रुपया है ना, यही 5 रुपया हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहलाएगा, ठीक ना। और इसी पे सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। तो इसी पे सरकार हमेशा टैक्स लगाएंगी, जो भी करना होगा सरकार को इसी पे करेंगे, 5 रुपये पे ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना। 50 पैसा वो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। हाँ 4 रुपये 50 पैसे में वो रिटेलर के पास देगा। नहीं देखो 4 रुपये फैक्ट्री में पूरा बन गया, उसका लागत था 4 रुपया, है ना। कुछ प्रॉफिट उसको चाहिए तो वो अपना प्रॉफिट उसमें 50 पैसा जोड़ दिया। फिर सरकार का आदमी आया, बोला भाई देखो तुम बिस्कुट बनाए हो, कितना बनाए हो, अच्छा इतना बनाए हैं। तो उस पर क्या करेगा, वो टैक्स जोड़ेगा। तो टैक्स मान लो कितना हो गया, 50 पैसा टैक्स हो गया। तो अब बिस्किट का प्राइस कितना हो गया, पूरा 5 रुपया हो गया। और यही बिस्किट 5 रुपये में जाके अपने मार्केट में बिकेगा। रिटेलर तो प्रॉफिट चाहिए। हाँ रिटेलर प्रॉफिट उसको चाहिए। तो मान लो यदि ये बिस्किट 5 रुपये का बन गया है तो हो सकता है रिटेलर उसको 6 रुपये में बेच दे, 7 रुपये में बेच दे, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट चाहिए। लेकिन रिटेलर कितना में बेच रहा है उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है कि फैक्ट्री से वो बन के कितने में जा रहा है। समझे बात को। जैसे मान लो कि हम दुकानदार हैं, हमको फैक्ट्री वाला सामान जो है ना वो 20 रुपये में बेच रहा है। तो वो जो 20 रुपये में बेच रहा है उसमें सरकार का टैक्स भी इंक्लूड है, उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। वो हमको 20 रुपये में बेच दिया। अब हम बेच रहे हैं तो क्या हम भी 20 में ही बेचेंगे, नहीं, हमको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो क्या सरकार मेरे पास आएगी, चूंकि हम रिटेलर हैं तो क्या सरकार मेरे पास आएगी कि भाई तुम कितने में बेच रहे हो, अच्छा तुम खरीदे 20 रुपये में, तुम बेच रहे हो 25 रुपये में, 3 रुपया प्रॉफिट हमको दे दो, ऐसा सरकार कहेगी क्या, नहीं। कभी भी सरकार खुदरे दुकान पर या फिर किराना दुकान पर टैक्स लेने नहीं जाती है। वो कहाँ जाती है, फिर फैक्ट्री में जाती है। एमआरपी 5 पे लिखा है तो हाँ कस्टमर आएगा तो बोलेगा 5 रुपये में दीजिए तो उससे दे रहा है। देखो सुनो, यहाँ पे जो है ना एमआरपी जो 5 रुपया यहाँ पे निर्धारित किया गया है ना, इसमें सब चीज इंक्लूड है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे फैक्ट्री से लेकर
टैक्स सब ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है 5 रुपये में, ठीक ना। लेकिन ये 5 रुपया जो है ना, ये पूरा सब चीज़ मिला के हुआ, तो MRP उससे थोड़ा सा 1-2 रुपया ज़्यादा ही लगाया जाता है, ताकि दुकान तक जाते जाते कुछ दुकानदार वाले का भी बच जाए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 5 रुपया इसका लगा, तो MRP हो सकता है वो पैकेट पे लिख दे 6 रुपये, ताकि दुकानदार वाले को भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए, है ना। तो ये सिस्टम चलता है इसमें। तो दुकानदार वाले तक जब वो आता है ना, तो पूरा टैक्स वैक्स सब कुछ चीज़ उसमें जुड़ा हुआ रहता है, प्लस उसका उसमें अपना प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ गया। तो MRP हमेशा फाइनल गुड्स जितना भी होगा, फाइनल गुड्स का प्राइस जितना भी होगा, उससे थोड़ा सा 1-2 रुपया जो है ना MRP ज़्यादा ही इसमें लिखा जाता है, ताकि रिटेलर वाला का भी प्रॉफिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा, और यही होता है हमारा फाइनल गुड्स, इसी पे सरकार अपना टैक्स लेती है। और जब हम लोगों को जब GDP इंक्लूड किया जाएगा, जब जोड़ा जाएगा GDP, तो वो हमारा फाइनल गुड्स पे ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा फाइनल है, सरकार इसी पे टैक्स लगाती है। तो यदि आपको किसी कंट्री का GDP मालूम करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि तीनों सेक्टर आपस में मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस कंट्री का क्या निकाल लीजिए, GDP निकाल लीजिए। यदि GDP अच्छा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि वहाँ का अच्छा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंट्री धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इनकम अच्छा खासा हो रहा है। और यदि कम है तो वो थोड़ा सा लो जा रहा है, कम हो रहा है वो, है ना। और यदि तीनों सेक्टर में से कोई भी सेक्टर गड़बड़ाया, तो हमारा GDP अपने आप नीचे चल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों आपस में क्या था, जुड़ा हुआ था। हम लोग पढ़े हुए थे अपने लेक्चर में, तीनों आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए वो पूरा का पूरा जो है ना आपस में लिंक है, तीनों सेक्टर अपने में जुड़ा हुआ है। और यदि तीनों में से कोई भी यदि गड़बड़ाया, तो हमारा पूरा का पूरा GDP जो है नीचे चला जाएगा, ठीक ना। जैसे कोरोना में हुआ था अभी, है ना। कोरोना में क्या हुआ था कि सब चीज़ बंद था, तो GDP हमारा बढ़ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए हमारा GDP जो था वो नीचे जा चुका था, है ना। चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग अपना आज का आपका आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स का मतलब हो गया, देखो वर्ड ही में साफ लिखा हुआ है, कुछ अलग तो वर्ड है नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना कि जैसे जैसे समय बदला, है ना, जैसे जैसे लोगों की जरूरत को बढ़ता हुआ देखा गया, तो वैसे वैसे हमारे सेक्टर में भी बदलाव आते चला गया। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, तो हमारे पास उतना सेकेंडरी सेक्टर नहीं था, और ना ही हमारे पास उतना टर्शियरी सेक्टर था। जैसे पहले हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास पहले बिस्किट का पैकेट इतना अवेलेबल नहीं होता था, है ना। तो बिस्किट बन कहाँ से रहा है, फैक्ट्री से बन रहा है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में बन रहा है। तो सेकेंडरी भी उस समय उतना डेवलप नहीं था। दूसरी बात, अब चूंकि सेकेंडरी है नहीं, तो उसको पहुंचाएगा कौन, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। टर्शियरी भी उस समय पे नहीं था। देखो बहुत समय पहले ना, आज से लगभग 70-80 साल यदि पीछे चले जाओ, तो उस समय पे यदि सबसे ज़्यादा छाया हुआ था, तो वो छाया हुआ था हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि देखो हर किसी के पास पेट है, हर किसी को भूख लगता है, हर किसी को खाना चाहिए, तो हमेशा क्या था वहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, हमारा नीड बदलता गया, वैसे वैसे सेकेंडरी भी आया और वैसे वैसे हमारा टर्शियरी भी आया। जैसे आज साबुन खरीदने के लिए जाओ, तो आज तुमको 50 रंग का साबुन मिल जाएगा, 50 रंग का तेल मिल जाएगा, है ना। ये सब क्या है, सेकेंडरी बढ़ रहा है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर पहले जो था ना, हमारा कंट्री क्या, वर्ल्ड के लगभग कंट्री में सबसे आगे यदि पहले कोई सेक्टर था, तो वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर। समझ में आ गया ना। क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था उस समय पे जिसपे कि लगभग 99% लोग डिपेंड रहते थे अपने पेट को पालने के लिए। समझ में आ गया ना। क्योंकि देखो भूख लगेगा, आदमी तो साबुन तो खाएगा नहीं, भूख लगेगा तो अनाज ही खाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमारे कंट्री में सबसे आगे यदि बढ़ रहा था, तो वो बढ़ रहा था प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना। उसके बाद देखो जैसे जैसे टाइम बदला, वैसे वैसे हमारा नीड भी बदलता गया। जैसे पहले हम लोग आटा खाते थे, आटा अपने से पीस के खाते थे, है ना। अब क्या हुआ, हम थोड़ा सा डेवलप हो गए, थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिए, तो क्या हो गया, हम लोग अब आटा नहीं पीसेंगे, फैक्ट्री में जाके पिसाएगा, पैकेट में पे करके आएगा और जाके हम लोग खरीद लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड चेंज हो गया, हमारा नीड चेंज हो गया, है ना। तो फैक्ट्री में जाके वो तैयार होने लगा और हम लोग उसको खरीद के अपना खाने लगे। जैसे हम लोग पहले बहुत पहले सरसों का तेल यूज क्या करते थे, सरसों का तेल को हिंदी में करवा तेल भी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा यदि गाँव में यदि आप जाएँ बिहार के, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सरसों को करवा तेल भी कहते हैं। तो वो क्या था हमारा, वो एक बेसिक सा हमारा था जो कि लगभग हर कोई यूज करता था। लेकिन आज देखो अलग अलग तेल आ गया, है ना, फॉर्च्यून, स्कूटर और क्या क्या पता नहीं है ना। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा नीड बदलता जा रहा है ना। पहले हम लोग जाके तेल जो है ना मशीन में पिसवाते थे, सरसों का तेल, लेकिन अब पिसवा के मिल रहा है। मतलब ये कि हमारा टाइम जैसे जैसे बदला, हमारा नीड भी
बदलता चला गया और हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी करते चले गए। अब हम लोग तेल नहीं पिसवाते हैं, जाके डायरेक्ट खरीद के लेते आते हैं। अब चूंकि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो टर्शियरी सेक्टर अपने आप डेवलप होगा। अब जैसे देखो फैक्ट्री में बन गया तो फैक्ट्री वाला तो आपको देने आएगा नहीं, बीच में कोई एक इंटरमीडिएट चाहिए ना, कोई बीच वाला तो चाहिए जो कि हमको पहुंचाएगा घर तक, तो वो हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब देखो इतना ही चीज नहीं है केवल, इसके और भी बहुत सारा चीज है। जैसे समय बदला, लोगों का इनकम बढ़ता चला गया। अब इनकम बढ़ता चला गया तो लोग सबसे पहले क्या चाहेगा, अपने आप को एजुकेट करना चाहेगा, है ना। तो वहाँ पे टीचर का डिमांड आ गया, और टीचर आज चूंकि हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एक अलग जनरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो बीमारी तो होगा, तो डॉक्टर भी आ गया हमारा, है ना। उसके बाद फिर हमको अच्छा सा घर चाहिए, इंजीनियर भी आ गया हमारा। मतलब ये कि जैसे जैसे समय बदला ना, वैसे वैसे हमारा नीड भी चेंज होता गया और हमारा ज़रूरत भी बढ़ता चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही है हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। लेकिन हाँ, हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारा यदि कोई सेक्टर डोमिनेट कर रहा था तो वो कर रहा था प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वही हमारा सबसे बेसिक था उस समय पे और इसेंशियल भी था। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा ज़रूरत भी बदलता चला गया, है ना। उसके बाद फिर हमारा सेकेंडरी डेवलप किया, और जब सेकेंडरी डेवलप कर गया तो टर्शियरी अपने आप डेवलप कर गया, क्योंकि अब लोग पढ़ना चाह रहे थे, है ना, अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाना चाह रहे थे, अच्छा अच्छा घर बनवाना चाह रहे थे। तो ये सब क्या हो गया, हमारा सर्विस सेक्टर हो गया। समझ आ गया ना, टर्शियरी सेक्टर उसी को हम लोग कहते हैं, सर्विस सेक्टर को ही। उसके बाद फिर है हमारा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। देखो सबसे पहली बात तो ये कि प्राइमरी सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ना आगे बढ़ने के मामले में, जीडीपी के मामले में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के मामले में अभी सबसे आगे चल रहा है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर देखो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लो कि टर्शियरी सेक्टर इतना आगे बढ़ क्यों रहा है ना। टर्शियरी सेक्टर बहुत पहले ना प्राइमरी सेक्टर बहुत आगे था जीडीपी के मामले में, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके बहुत ज़्यादा देता था। लेकिन आज के रेट में टर्शियरी सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि आज के रेट में जीडीपी के रूप में टर्शियरी सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझे बात को। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि जीडीपी के मामले में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में, इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आज के रेट में कर रहा है, वो कर रहा है कौन, टर्शियरी सेक्टर। आज एग्रीकल्चर बहुत ही नीचे जा चुका है ना। समझते हैं कि आखिर इतना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आखिर टर्शियरी सेक्टर आगे क्यों बढ़ रहा है। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं क्या है। In 2012-13, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. क्या बात सीखी अभी हम लोग, वही बात कि सबसे पहले इंडिया में सबसे आगे कौन सा सेक्टर बढ़ रहा था, प्राइमरी बढ़ रहा था। इसीलिए तो इंडिया को कृषि प्रधान देश कहा जाता है ना। तो यहाँ पे लगना लगभग उस समय पे 70% लोग जो थे एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे। लेकिन अब हमारा समय बदल चुका है, जैसे जैसे समय बदला, फैक्ट्री आया, लोग खेती करने से ज़्यादा फैक्ट्री में काम करना बेहतर समझ रहे हैं। क्योंकि खेती क्या है, खेती सीजनल है, आप सालों भर लगातार खेती नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ समय तक ही आप खेती कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको खाली बैठना पड़ता है। तो खाली समय में लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा समय बदला ना, हमारा ज़रूरत भी बदलता गया, और चूँकि ज़रूरत बदल रहा है तो इनकम तो चाहिए आपको, तभी तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से खेती के साथ साथ अब लोग क्या करने लगे थे, सेकेंडरी और टर्शियरी में शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। टर्शियरी सेक्टर 2012-13 में टर्शियरी सेक्टर जो है ना, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहला गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा टर्शियरी सेक्टर, है ना। और ये रिप्लेस कर दिया किसको, प्राइमरी सेक्टर को। मतलब ये कि 2012-13 के पहले, 2012-13 के पहले हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट यदि कर रहा था तो वो प्राइमरी सेक्टर कर रहा था। लेकिन उसके बाद टर्शियरी सेक्टर आ गया, है ना। तो टर्शियरी सेक्टर 2012-13 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहला गया। और हमको मालूम है कि हमारा ज़रूरत हमको यदि है तो हमको टीचिंग चाहिए ही चाहिए, डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, नर्स चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब रीजन क्या है, रीजन इस सेक्टर को आगे बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, जरा देखो यहाँ पे सबसे पहला रीजन क्या लिखा हुआ है। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, देखो यहाँ पे ध्यान से, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सारा कुछ हमारा किस कैटेगरी में आएगा,
टर्सरी के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये अपना सर्विस देते हैं हमको। जैसे हॉस्पिटल क्या देता है, अपना सर्विस देता है हमको। फिर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ हमारा सर्विस है, जो कि आज के रेट में हमें चाहिए ही चाहिए। ये हमारा इसेंशियल चीज बन गया है। अब जब इतना चीज हमको चाहिए तो हमारा टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, ये जो स्वाभाविक सी बात है ना। जरूरत बढ़ेगा तो इन सब का डिमांड भी बढ़ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर, ITC आर रिक्वायर्ड, और चाहिए हमको आज ये सब चीज। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, etc। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी के मामले में आज भी हमारा जो है ना टर्सरी सबसे आगे है। समझ में आ गया। तो जैसे देखो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो हमारा इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा तो टर्सरी भी डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो बहुत पहले क्या होता था ना हमारे कंट्री में, जब सेकेंडरी और टर्सरी उतना डेवलप नहीं था, तो उस समय पे लोग अनाज उपजाते थे केवल और केवल अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खाने के लिए अनाज उपजाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हुआ, उनको लगने लगा, लोगों को लगने लगा कि देखो केवल अपने के लिए उगाएंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए तो उगाना ही पड़ेगा, प्लस हमारे यूज करने के बाद जो बच जाएगा वो हम मार्केट में जाके सेल कर देंगे, है ना। इससे क्या हो जाएगा, दूसरों का भी नीड पूरा हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइमरी डेवलप कर रहा है वो अपना जरूरत पूरा तो कर ही रहा है, प्लस दूसरे को भी दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जब दूसरे को देगा तो सेकेंडरी हमारा बढ़ जाएगा, और सेकेंडरी जब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो टर्सरी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि सामान बना के आप फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएगा, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो देखो आपस में तीनों जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए जब एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो आपका सेकेंडरी अपने आप डेवलप हो जाएगा, और सेकेंडरी जब डेवलप होगा तो टर्सरी अपने आप डेवलप हो ही जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, जैसे मान लो गेहूं उपजाएं, गेहूं को जाकर फैक्ट्री में दे दिए, और फैक्ट्री में दिए उससे आटा बन गया, तो क्या आप आटा को फैक्ट्री में ही रखेंगे क्या, नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, उसको ट्रेड भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, नहीं कि बेचेंगे भी उसको, उसके बाद उसको स्टोरेज भी करके रखेंगे। तो इन सभी में किस चीज़ का जरूरत है, सर्विस का जरूरत है हमको। जैसे आप ट्रांसपोर्ट करवाइएगा तो किसी न किसी लेबर को रखिएगा ना, वो क्या करेगा, अपना सर्विस देगा आपको, है ना। तो उसके बाद ट्रेड, व्यापार करवाइएगा तो आप जाके बेचिएगा, तो जो बेचेगा वो क्या कर रहा है, कस्टमर को अपना सर्विस दे रहा है। स्टोरेज के लिए भी आप लेबर रखेंगे, वो भी क्या कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीजन। आगे बढ़ते हैं फिर, एज इनकम लेवल राइज, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता गया, है ना, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पुअर पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना, घूमना, है ना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, क्या आप इनकम आप बढ़ा रहे हैं तो क्या आप उसी लेवल में रहना चाहेंगे जैसे पहले थे, नहीं। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे हो सकता है कि पहले आप घर में ही खाते थे, अब आपका इनकम बढ़ गया तो आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा बाहर का भी स्वाद चखना चाहिए। समझ में आ गया। तो आपका इनकम बढ़ेगा तो आप बाहर जाएंगे खाने के लिए, तो बाहर जब आप खाने के लिए जाएंगे तो आपको क्या कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पे हमारा टर्सरी सेक्टर बढ़ गया। टूरिज्म आप घूमने जा रहे हैं, जैसे टूरिज्म अब तो बहुत सारा ऐसा कार हो गया जो कि आपको बैठाएगा, पूरा घुमा देगा, फिर आपको वहाँ पे जाके छोड़ देगा, तो क्या कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, तो हमारा टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इन सब कारण से हमारा जो है ना टर्सरी सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। जैसे शॉपिंग देख लो, कभी शॉपिंग मॉल में जाओ तो आपको 200 आदमी तो हमेशा मिलेगा शॉपिंग मॉल में, है ना, तो इससे भी हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल, लोगों को अब जो है ना सरकारी हॉस्पिटल में उतना विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता जा रहा है। और आपको ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा कहती है, डेली आप न्यूज़पेपर देखिए, टेलीविजन देखिए, आपको मालूम चलेगा, है ना। तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि इतना सब चीज़ बढ़ रहा है तो आपका जो है ना टर्सरी सेक्टर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। इतना से हमारा जरूरत पूरा नहीं होता है, क्योंकि आज हम लोग डेवलप हो चुके हैं, तो हमारे फ़ोन में इंटरनेट चाहिए, है ना, हमारे घर में टेलीविजन चाहिए, हमारे पास फ़ोन होना चाहिए बात करने के लिए। ये सब क्या है, हमारा सर्विस सेक्टर ही तो है। जैसे रिचार्ज खत्म हो गया, आप बैलेंस डलवा लेते हैं, ये बैलेंस कौन डाल रहा है, कोई भूत डाल रहा है क्या आके, नहीं, एक आदमी बैठा हुआ है जो कि आप रिचार्ज कर रहे हैं तो वो आपको आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं, बदले में आपको रिचार्ज करके दे रहे हैं, इसके वजह से आपके फ़ोन में इंटरनेट आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये सब का ये सारा का सारा चीज़ हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर है, और ये इसी के कारण से हमारा आज सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग उसको दे रहे हैं, प्लस वो इतना बढ़ भी रहा है। समझ में आ गया। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए
क्या रीजन है सेकेंडरी सेक्टर के बढ़ने के पीछे, तो आप ये 4 का 4 रीजन लिख सकते हैं। सॉरी टर्सरी का यदि रीजन पूछा जाए कि बताइए क्या रीजन है आगे बढ़ने का, तो ये 4 रीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि समय के अनुसार हमारा सेक्टर कैसे बदलता चला गया, तो आप कैसे बताएंगे, पहले इससे बताएंगे कि पहले लोग जो है ना अपने लिए उपजाते थे और अपने ही खाते थे, किसी को बेचते नहीं थे जाके, है ना। लेकिन समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी बदलता गया, तो एग्रीकल्चर अपने आप डेवलप होता गया। एग्रीकल्चर जब डेवलप हुआ तो हमारा सेकेंडरी डेवलप हो गया, और सेकेंडरी जब डेवलप हो गया तो टर्सरी भी डेवलप हो गया। और चूंकि टर्सरी है, आज हर किसी को शिक्षा चाहिए, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हर किसी को अच्छा स्कूल चाहिए, है ना। तो इनकी वजह से हमारा टर्सरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक डाटा लिखा हुआ है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। ये जीडीपी दिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, ठीक ना। जीडीपी है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, और नीचे हमारा है सबसे नीचे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। तो ये रेड से नीचे हमारा प्राइमरी, और ये रेड के बीच वाला सेकेंडरी, और रेड के ऊपर वाला टर्शियरी, यही चीज उधर भी है, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है। और ये जीडीपी है, मतलब कि एक साल में आपके कंट्री में तीनों सेक्टर मिला के कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, और जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि इनकम बढ़ेगा, है ना, और गुड्स का फाइनल वैल्यू बढ़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये डाटा है 1973-74 का। उस समय पे देखो प्राइमरी सेक्टर जो है ना 40 to 45% आगे बढ़ रहा था। ये देखो 40 और 50 के बीच में है, तो आप 45 मान लीजिए, ठीक ना। प्राइमरी सेक्टर उस समय अपना जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 40 to 45% दे रहा था, ठीक ना। लेकिन टर्सरी देखो, टर्सरी यहाँ पे 60 से लेके 100 के बीच में है, यानी कि कितना हो गया हमारा 50 हो गया, है ना। देख लो 10 20 30 40 50, समझ में आ रहा है। ये 45 ही दे रहा है, ये 40 to 45 ही दे रहा है, और ये 60 to 100 दे रहा है। सोचो, ये समझने वाली बात है ना। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। तो ये हाल था हमारा 1973 और 74 में। उस समय पे भी हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा सा नीचे था, और टर्सरी हमारा क्या था, आगे था, ठीक ना। उसके बाद फिर और सेकेंडरी लेकिन हमेशा बीच में रहा है, सेकेंडरी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि देखो सेकेंडरी ना बढ़ने के पीछे ना रीजन है। क्या रीजन है, देखो यहाँ पे ना मेनली हमारा मशीन होता है, मशीन ही 100 आदमी का काम अकेला कर देता है, इसीलिए ये हमारा उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। समझ में आ गया। तो जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 100 मशीन लगा हुआ है, तो वो 2 लाख आदमी का ऐसे काम कर दे रहा है ना। इसीलिए ये हमारा बहुत ही कम बढ़ा है, और इसी में हमारा कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट हमको मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो 1973 और 74 में हमारा प्राइमरी सेक्टर 40 to 45% बढ़ रहा था, और टर्शियरी सेक्टर 60 to 100% हमारा बढ़ रहा था। यानी कि इसमें आपको अकेला जो है 50 से 40-50 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये वाला आपको 40 to 45 देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय पे हमारा जो था टर्शियरी उस समय भी आगे था, और आज का डाटा देखते हैं 2013 और 14 का, तो आज तो प्राइमरी इतना नीचे चला गया, देख लो 10 और 15 के बीच में है, यानी कि आज इतना ये जो है ना जीडीपी में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन कम दे पा रहा है, ठीक ना। उसके बाद सेकेंडरी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि हमारा डिमांड भी चेंज हो गया। देखो इस समय पे हमारे पास उतना साबुन नहीं था, उतना तेल नहीं था, उतना परफ्यूम नहीं था, लेकिन ये 2012-13 का बात हो रहा है, तो परफ्यूम चाहिए आपको, साबुन अलग अलग चाहिए, तेल अलग अलग चाहिए, कपड़े अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ है। उसके बाद देखो टर्शियरी सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि इस समय पे हमारे पास इंटरनेट है ना, फ़ोन है, लैपटॉप है, कैमरा है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास। इससे भी बेटर आज टीचिंग है आपके पास, है ना, टीचर्स हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, इतना सारा कुछ है आपके पास। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, ऐसे अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि 1973 और 74 में तो हमारा टर्शियरी सेक्टर आगे था ही था, प्लस 2013-14 में भी हमारा वो आगे ही था। आगे होने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा नीड आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा हमको ज़रूरत पड़ रहा है, प्लस वैसे वैसे हमारा नीड भी पूरा होता जा रहा है। इसके कारण हमारा टर्शियरी सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जरा बताओ, चूंकि टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रोजगार भी बहुत होगा, बहुत सारे लोग भी इसमें काम करते होंगे, लेकिन ये गलत है, जरा समझना ध्यान से यहाँ पे।
हमको लग रहा है ना कि ये टर्सरी सेक्टर चूंकि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री में दे रहा है जीडीपी में, ये अपना कंट्रीब्यूशन बहुत दे रहा है, ये अपना गुड्स एंड सर्विस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोग इसमें रोजगार करते होंगे, है ना। क्या ये सही बात है क्या? नहीं, ये सबसे गलत बात है। सबसे गलत बात इसलिए है ना क्योंकि देखो, समझना ध्यान से, टर्शियरी सेक्टर में जीडीपी भले ही ज़्यादा है लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। मालूम है क्यों? क्योंकि एक अकेला टीचर 100-200 बच्चे को पढ़ा सकता है, उसमें क्षमता है। एक अकेला डॉक्टर 20 पेशेंट को देख सकता है एक दिन में, उसके पास क्षमता है। तो अब जरा देखो, 20 पेशेंट था प्लस एक डॉक्टर था, तो यहाँ पे जीडीपी तो बहुत है, समझना ध्यान से। अब वो 20 पेशेंट को देख रहा है, मान लो यदि वो एक पेशेंट से 10,000 रुपया भी यदि लेता है, एक पेशेंट से यदि वो 10,000 भी रुपया लेता है, तो 20 पेशेंट का कितना हो गया उसके पास? 20 का 1 2 3 4, 2 लाख रुपया हो गया उसके पास। समझ में आ रहा है ना। तो एक डॉक्टर यदि 10 पेशेंट को देखता है और एक पेशेंट से वो 10,000 रुपया चार्ज करता है, तो वो एक दिन में कमा लेगा अपना 2 लाख रुपये कमा लेगा, है ना। तो इसके पास क्या हो गया, इसका जो है ना गुड्स एंड सर्विस देने का जो तरीका था वो ठीक था, और उसका जो वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे एक अकेला इंसान इतना एक दिन में कमा रहा है, और एक किसान एक दिन में कितना कमाएगा? 300 से 400 रुपये कमाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर में जो है ना एम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन जीडीपी में जो है ना इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे एक इंजीनियर, वो इंजीनियर का एग्जांपल लो जो कि घर का नक्शा बनाता हो, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है ना। यदि आपको एक घर का नक्शा बनाना है तो वो 5 से 6 दिन में आपको नक्शा बना के दे देता है, प्लस 1.5 से 2 लाख रुपये वो चार्ज करता है। मतलब क्या हुआ कि एक इंसान 5 से 6 दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा ले रहा है ना। वही एक इंसान प्राइमरी में उतना कमा नहीं पा रहा है। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न कर लेता है। समझ में आ गया। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है टीचर। एक टीचर अकेला यदि ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो तो 2-3 लाख भी बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन यदि एक ऑफलाइन में है तो मैक्सिमम 200 से 300 बच्चे को वो एक साथ पढ़ा सकता है। तो अब जरा सोच के देखो, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना जीडीपी में टर्शियरी का है। अब वो 200 बच्चे को पढ़ा रहा है तो 200 बच्चे से वो पेमेंट लेगा, फी लेगा, है ना। तो टर्शियरी में कंट्रीब्यूशन जो है ना टर्शियरी का जीडीपी में वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है। इसको भी हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। पहले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो आने वाले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो है हमारा प्राइमरी में, और कम से कम एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा है टर्शियरी में। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ एक चीज़ और कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये होता है कि वो समझ लेता है ना कि चूंकि टर्शियरी सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ रहा है जीडीपी के मामले में, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देता होगा। नहीं, एम्प्लॉयमेंट ये नहीं देता है उतना ज़्यादा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये कम समय में प्लस कम लोगों के मदद से ये कंट्रीब्यूशन अपना जीडीपी में बहुत ज़्यादा दे देता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर था, एक डॉक्टर एक दिन में 2 लाख रुपये कमा ले रहा है ना, और कमाता भी है। जो प्राइवेट डॉक्टर होता है ना वो कमाता भी है, क्योंकि एक दिन में 2 लाख रुपये कमा रहा है। तुम सोच लो जरा, 30 दिन का कितना हो गया, समझ रहे हो बात को? तो 30 गुना 2 कर दो, 60 लाख हो गया उसका, ऐसे ही समझ रहे हो ना बात को? 60 लाख एक महीने का हो गया। तो ये कितना ज़्यादा अपना सर्विस दे के उसका वैल्यू बढ़ा रहा है ना। तो ये हमारा किस में इंक्लूड होगा? जीडीपी में इंक्लूड होगा, और जब इंक्लूड होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिक हमारा ऊपर बढ़ेगा। लेकिन प्राइमरी में ऐसा कंडीशन नहीं है। प्राइमरी में लोग बहुत हैं लेकिन रोजगार बहुत कम है। इसको हम लोग अभी समझेंगे, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है और क्यों है, ये भी हम लोग समझेंगे। ये समझ में आ गया। चलो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना कि आखिर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों है, किस में है ना, कैसे है, ये हम लोग जानेंगे। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।